हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज़ निधि और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लद्दाख। बेसिकली अभी रिसेंटली 2 दिन पहले लद्दाख में क्या हुआ कि एक हिल काउंसिल एक्ट पास कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट एंड 32 तहसील, यानी तहसील अगर आप जानते हैं लोकल गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनकी जो है फॉर्मेशन हो गया है अंडर दिस काउंसिल एक्ट, हिल काउंसिल। तो अभी क्वेश्चन ये रेज होता है यहाँ पे कि ये हिल काउंसिल है क्या। और अगर हम थोड़ा सा देखें पुराने प्रीवियस न्यूज़ में अगर जाते हैं तो हमें पता है कि लद्दाख जो है बहुत सालों से स्टेटहुड का डिमांड कर रहा है कि हमें स्टेटहुड दिया जाए और दूसरा हमें 6th शेड्यूल के अंदर रखा जाए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये 6th शेड्यूल क्या है, ये हिल काउंसिल एक्ट है क्या। ओके, तो और ये स्टेटहुड का क्या सीन है, कैसे ये स्टेटहुड मतलब क्या, अभी क्या है, अभी स्टेटस क्या है लद्दाख का। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 6th शेड्यूल पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फिर 5th शेड्यूल क्या होता है। अगर आप 5th शेड्यूल पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर आप लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हो, जैसे कि ये जो एक्ट है, ये जो काउंसिल एक्ट के अंडर जो हमारे तहसील बनाए गए हैं, अगर आप लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हो तो आपको फिर शायद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है और अगर ट्राइबल एरियाज की बात हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं पेसा एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक एक करके जान लेते हैं और सबसे लास्ट में हम इसके PYQs जो है सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने वाली हूँ इसका यूपीएससी में कितना ज़्यादा रेलेवेंस है, इसका यूपीपीसीएस में कितना ज़्यादा रेलेवेंस है कि हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि लद्दाख में क्या हुआ कि 7 काउंसिल्स, बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। अब क्या था, पहले सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, एक था यहाँ पे लद्दाख एंड दूसरा लेह। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लद्दाख के ज्योग्राफी देखने जाओगे तो ये बहुत ही कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे यहाँ की जो ज्योग्राफी है ना वो काफ़ी अलग है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द जम्मू कश्मीर। ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर का नाम क्यों ले रही हूँ वो भी बताऊंगी कि अभी स्टेटस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ही ये लद्दाख में जो काउंसिल एक्ट है उसके थ्रू जैसे ही 7 डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन, यानी 2 तो पहले से थे, 5 और आ गए, तो बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इससे एक क्वेश्चन रेज हो जाता है, जो ये स्टेटहुड का डिमांड कर रहे थे उसको लेके वापस से ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि हमें क्या करो, स्टेटहुड दो हमें, ये काउंसिल एक्ट में ये इसमें भी खुश नहीं होते हैं। ठीक है, तो फाइनली अभी स्टेटस की बात करें तो अभी लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो कौन से हैं, अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको मैप दिख रहा हो, विजिबिलिटी हो, तो अगर आप देखोगे सबसे पहले ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये है लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख है, ये सबसे बड़ा एरिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट दैट इज लद्दाख। एंड दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे की साइड, यहाँ आपको लेह मिलेगा। तो पहले ये 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नुब्रा, नुब्रा वैली भी है, अगर आप देखोगे तो नुब्रा वैली भी है, कारगिल। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे शाम, द्रास और जास्कर। ठीक है, और एक चांगथांग। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं अभी जो फिलहाल लद्दाख में है। जास्कर की बात करूं तो ये जास्कर जो एरिया है वो जास्कर रेंज पे पड़ता है। जब आप ट्रांस हिमालयन रेंज पढ़ते हो तो वहां पे आप 4 रेंजेस के बारे में बात करते हो, उसमें से एक है जास्कर रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये बटा हुआ है और इधर हमारा साइड से आ जाता है जम्मू कश्मीर वाला एरिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अगर इसकी बात करूं मैं, तो अगर आपको पता होगा कि 2019 में एक आर्टिकल होता है जिसका नाम है आर्टिकल 370। अभी आर्टिकल 370 क्या है, ये जो आर्टिकल 370 है ना, ये जम्मू कश्मीर के लिए था, उसको स्पेशल स्टेटस देने के लिए था। ठीक है, स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को। और जम्मू एंड कश्मीर 2019 से पहले लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, उसी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट था। ओके, अब होता क्या है कि 2019 के बाद इस आर्टिकल को स्क्रैप कर दिया, यानी कि इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया। ओके, अब उसके बाद क्या होता है
कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक पूरा स्टेट हुआ करता था, उस पूरे स्टेट को तोड़ के दो पार्ट्स बना दिए गए। एक तरफ था हमारा जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूटी विद लेजिस्लेचर, ठीक है, विद लेजिस्लेचर। दूसरा था लद्दाख एज अ यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, यानी कि अब ये डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट के अंडर रूल करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली अब ये प्रेसिडेंट के अंडर जो है इनको गवर्न किया जाएगा। ओके, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर, गॉट इट। तो ये इस तरीके से पूरा 2019 के बाद का इनका स्टेटस है। अब इसमें होता क्या है, ये आपको पता है यूटी है लद्दाख राइट नाउ। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें क्या करो, हमें स्टेटहुड दे दो। क्या दे दो, हमें स्टेटहुड दे दो, और इसके साथ साथ हमें प्लस 6th शेड्यूल में डाल दो, ठीक है, क्या कर दो, 6th शेड्यूल में डाल दो। अब ये 6th शेड्यूल ऐसा है क्या इसमें जो ये स्टेट जो ये लद्दाख है, सॉरी यूटी जो है वो डिमांड कर रहा है। जैसे ही ये लद्दाख जो है इफ इन केस 6th शेड्यूल में जाता है तो उससे पहले इसको स्टेट हुड होना चाहिए, मतलब इसको एज अ स्टेट बनना पड़ेगा। लद्दाख को सबसे पहले हमें अमेंडमेंट करके एक स्टेट बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको 6th शेड्यूल में डालने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और तब जाके लद्दाख ऐड हो पाएगा। दिस इज द जनरल प्रोसेस, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है तो लद्दाख को फायदा क्या होगा, यहाँ इसकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, यहाँ जो इसकी ज्योग्राफी है वो सेव हो पाएगी, मतलब उनको और ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये कहानी है ओवरऑल इसकी। ओके, अब चलते हैं थोड़ा न्यूज की तरफ कि न्यूज क्या है। ओके, हाँ, न्यूज क्या है, हम पढ़ क्यों रहे बेसिकली। तो पढ़ने के पीछे हमारा रीजन यही है कि अभी क्या हुआ है कि जो यूटी है लद्दाख, मैंने जैसे बताया, उसने अनाउंस किया है दैट ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि इसको हम कहते हैं लद्दाख, इसको हम कहते हैं लद्दाख या फिर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। मतलब कि ये जो है LADHC एक्ट, इस एक्ट के थ्रू, ये एक्ट आया था 1997 में, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, यहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं बाय एक्सटेंडिंग द प्रोविजंस ऑफ द लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997। इससे पहले सिर्फ लेह और कारगिल हैड हिल काउंसिल्स, ठीक है, सिर्फ 2 ही जगह ऐसी थी जहां पे हिल काउंसिल हुआ करता था, वो था लेह और दूसरा हो गया कारगिल। अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि बैकग्राउंड में था क्या। ओके, तो अगर हम इसके इस एक्ट की बात करते हैं, LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट 1997 आया कहाँ से। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूं तो हुआ क्या था कि जैसे मैंने बताया कि जो लद्दाख है वो कैसा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऊपर से पॉपुलेशन कम होने की वजह से, पॉपुलेशन कम है, दूसरा ये बाकी के जम्मू कश्मीर वाले पार्ट से बहुत अलग है, ठीक है। यहाँ का जो एरिया है वो काफी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सेंसिटिव है। उसको बचाने के लिए, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट को जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या इकोलॉजिकल हार्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उन्होंने डिमांड किया कि हमें क्या करो, हमें सेव करना है खुद को, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ ऐसा कोई एक्ट बनाया जाए जिससे कि क्या हो सके, हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट कर सकें। तब एक एक्ट आता है 1997 में जिसका नाम था लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट, ठीक है। ये एक्ट आता है और इसने क्या किया, सेल्फ गवर्नेंस को और अच्छा कर दिया, ठीक है। मतलब अब इनके पास थोड़े से पावर आ गए कि ये डिसेंट्रलाइजेशन और बेटर हो गया। क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये थी इस एक्ट की कहानी। ओके, ये तो था एक्ट के बारे में, न्यूज क्या थी और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, ये हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो इसमें क्या क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है,
क्या करना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि रूल ऑफ द पीपल, ओके, हम खुद से चुनेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर टू स्टेट एंड स्टेट टू लोकल लेवल, ठीक है, लोकल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे रूल किसके थ्रू, अपने आप जो जो लॉज हैं वो कौन करेंगे, जो लोकल गवर्नेंस है उसको कौन देखेगा, उसको लोग खुद से ही हैंडल करेंगे, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर को बांट देना, ठीक है, यानी कि जो पावर है उसको क्या कर रहे हो, आप बांट रहे हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ आया। तो क्या करना है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना है, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और डेवलपमेंट में शामिल करना है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे कि गांव में प्रधान होते हैं, प्रधान के इलेक्शन होते हैं, तो वो क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। एंड थर्ड वन इज लद्दाख का जो यूनिक कल्चरल और इकोलॉजिकल आइडेंटिटी है उसको सेव करना है, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है रिमोट माउंटेनियस एरियाज में, अभी आप देखोगे कि टूरिज्म के नाम पे लोग जाते हैं, कुछ भी खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, जो कि इकोलॉजिकल हार्म पहुंचाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके की जो चीजें बढ़ रही है ना, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, इनके पास पावर दे दी जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये एक्ट समझ में आया होगा। अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूं तो 26 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी कि इनका डायरेक्ट इलेक्शन होके आएगा। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप लोग लद्दाख में रहते हैं, हम डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे इन लोगों को, ठीक है, हम में से ही कोई 26 लोग चुन के जाएंगे, ओके। एडिशनल नॉमिनेटेड मेंबर्स एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, बाकी जो भी एडिशनल आएंगे वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक चेयरमैन होगा जो इसको क्या करेगा, हेड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई काउंसिल बनती है तो कोई तो उसका हेड होना चाहिए। लाइक जब आप क्लास में पढ़ते थे तो आपका एक मॉनिटर होता था, क्लास मॉनिटर, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, चेयरमैन होगा। एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होगा और एक एग्जीक्यूटिव, और इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स भी होंगे, ठीक है। एक पूरा सेटअप बनाया जाएगा, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, होप्स। अब अगर मैं बात करूं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है इसको, क्या ये जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है? नो। क्यों? क्योंकि ये हमने बेसिकली स्टेट एक्ट के थ्रू बनाया है, तो कैसे इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दें? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, या फिर उसको अमेंड करके किसी भी तरीके से उसको एड ऑन किया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और ये जो स्टेट एक्ट है 1997 जो है हमारा स्टेट एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया था, ओके। इसके साथ साथ ये जो कंटिन्यूस टू ऑपरेट इन द यूनिट, और ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के लिए है, बाकी किसी और एरिया में ये अप्लाई नहीं होता है, ओके। इसके अलावा हाँ, अभी ये 6th शेड्यूल से अलग है। अब क्वेश्चन, क्योंकि अगर 6th शेड्यूल की पावर इसके पास होती तो क्या अभी भी लद्दाख के जो लोग हैं वो 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये पहली बात कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, दूसरा इसके पास वो पावर्स नहीं है जो 6th शेड्यूल के पास पावर है। तो मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना वो पूरा रेलेवेंट रहेगा। अब आप देखो 6th शेड्यूल आ गया, तो 6th शेड्यूल हमें पता होना चाहिए होता क्या है। अगर 6th पढ़ रहे हो तो 5th का भी सेम लॉजिक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Although its power resembles those enjoyed under the 6th schedule, पावर हालांकि वही है, बट उतनी जो है इसको अथॉरिटी नहीं है जो 6th शेड्यूल में होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं अबाउट, ओके। क्वेश्चंस पे जाने से पहले जैसे मैंने बोला कि हम बात करेंगे 5th शेड्यूल के बारे में और 6th शेड्यूल के बारे में, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा फर्क समझते हैं, ओके। जब मैं बात करती हूँ 5th शेड्यूल की, और एक तरफ मैं बात करती हूं 6th शेड्यूल की, ठीक है। बट ठीक है, बट इससे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो शेड्यूल एरियाज होते हैं या जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, इनको
नोटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं 6th शेड्यूल की बात करूं तो 6th शेड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट के लिए आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेट। अगर इन स्टेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो चारों स्टेट्स हैं वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, गॉट इट? नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं। तो अब आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि अब ये 6th शेड्यूल में सिर्फ हम नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स ले रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको 5th शेड्यूल की बात कर लेती हूँ। ये जो 5th शेड्यूल है ये हमारा आता है 10 स्टेट्स। 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश भी है आपका, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है आंध्र प्रदेश के अलावा आप गुजरात को भी ले लो, महाराष्ट्र भी है, छत्तीसगढ़ भी है, ठीक है। ऐसे करके आपके 10 स्टेट हैं, ठीक है। अब आपको मैं सबसे बड़ा फर्क यहाँ पे ये समझाऊं कि ये मेन लैंड वाले हैं, यानी कि बाकी का जो पार्ट है ना इंडिया का, उस स्टेट्स के हैं। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया का मतलब क्या है कि ट्राइबल, ऑब्वियस ही बात है कि ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। जो इस एरिया में ट्राइब्स रहते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आ रहा होगा। ये भी ट्राइबल एरियाज के लिए है, ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज के लिए है। बट दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एक जगह है, ठीक है। वो एक ही जगह है और एक ही जगह होने की वजह से इनके पास इनके जो कस्टमरी वैल्यूज हैं, इनके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इनका जो इनके लॉज हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, क्योंकि ये चारों स्टेट के जो ट्राइबल्स हैं वो एक साथ रहते हैं। अगर मैं इन स्टेट्स की बात करूंगी, अगर आप स्टेट्स देखोगे 10 के 10, तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक है। कोई इधर रहता है, कोई इधर रहता है, तो क्या यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में है? ये नहीं है, ठीक है। तो 5th शेड्यूल का सबसे बड़ा अलग रीजन और 6th शेड्यूल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, ट्राइबल पॉपुलेशन एक तरफ जहाँ फैली हुई है, दूसरी तरफ वो एक जगह कंसाइज्ड है। तो आप सोच के देखोगे हमें किसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा ईजी है? जो एक जगह है इनकी प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है। और यहां पे होती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। मैं आपको फर्क समझा रही हूं कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में फर्क क्या है। लद्दाख ने 5th शेड्यूल क्यों नहीं बोला? लद्दाख ने सिर्फ 6th शेड्यूल क्यों बोला? ठीक है, बोलने को क्योंकि हम दोनों में ही ट्राइबल पॉपुलेशन को सेव कर रहे हैं ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए लाए ना दोनों में ही। बट ऐसा क्या है 6th शेड्यूल में जो 5th शेड्यूल में नहीं है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ ये 4 स्टेट हैं जिसके लिए आता है। हाँ, एक चीज और, एक्सेप्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 को छोड़ के बाकी के जो 10 स्टेट्स हैं उनके लिए आएगा, ठीक है। तो अब इससे एक चीज क्लियर होती है कि भाई अब ये जो मैंने लिखा कि एडवाइजरी काउंसिल, होप सो दिख रहा होगा, हाँ, एडवाइजरी काउंसिल, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये सिर्फ एडवाइस करेगी, है ना। इसका रोल क्या है? इसका रोल क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गई, या अगर लॉ बनाने हैं यहाँ के जो ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी लॉ बनेंगे उसमें ये जो काउंसिल होगी ट्राइबल पॉपुलेशन की, वो क्या करेगी? एडवाइजरी रोल होगा उसका, सिर्फ एडवाइस देगी। बट यहाँ पे क्या है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी कि इनके पास लॉ मेकिंग पावर भी होती है, लॉ मेकिंग पावर होती है। इनके पास लैंड ट्रांसफर जैसी चीजों में, इनके पास फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजों में ज्यादा ऑटोनॉमी होती है,
ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा हो ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको एक साथ कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, होप्स हो कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ समझ आया फर्क कि मैं सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लद्दाख जो है उसने वाई सिक्स्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल क्यों नहीं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एज अ स्टूडेंट मेरे को भी एक टाइम पे कंफ्यूजन हुआ करता था कि ऐसा क्या फर्क है दोनों में। दोनों ही ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं, बट फर्क है, एक है एडवाइजरी रोल प्ले करता है और दूसरा क्या कर रहा है, उसके पास ज्यादा पावर है। अगर मैं आपको जितने भी अब तक सारी चीजें हमने पढ़ी, सबसे ज्यादा पावर इनके पास होती है। यहाँ पे ये खुद से खुद के लिए लॉ बना सकते हैं। ठीक है, इनके पास लैंड से रिलेटेड, इनके पास फॉरेस्ट से रिलेटेड इनके पास पावर्स होती है। ठीक है, तो ये चीजें सिक्स्थ शेड्यूल में आती हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि कुछ आर्टिकल में भी मेंशन है, जैसे कि अगर, क्योंकि आप कहोगे मैम ने आर्टिकल भी नहीं बताए, ये हमारा आर्टिकल 244 का 2 है और ये दूसरा जो है 275 के फर्स्ट आर्टिकल में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, याद रखिएगा दोनों को। ठीक है, वहीं अगर मैं फिफ्थ शेड्यूल की बात करूं तो ये हमारा आर्टिकल 244 का 1, गॉट इट, यहां पे ये आ जाता है। ओके, इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा है नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से इतना ही समझने की जरूरत है कि दोनों में फर्क क्या है। तो इतना फर्क देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि लद्दाख आखिर सिक्स्थ शेड्यूल क्यों चाहता है। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल का स्टेटस क्यों चाहता है। अब आप सोचो कि यहाँ अगर इन 4 स्टेट्स के अलावा, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर मुझे इन चारों के अलावा लद्दाख को यहाँ एड ऑन करना है तो सबसे पहले लद्दाख को क्या देना पड़ेगा, स्टेट बनाना पड़ेगा। ओके, दूसरा इस शेड्यूल में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, हमें इन 2 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, फिर तब जाके हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो आर्टिकल है, ये जो शेड्यूल है, ये असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अलावा लद्दाख के ऊपर भी लागू होगा। ठीक है, अब इनके अलावा ये जो शेड्यूल है, इसके अलावा और क्या करता है, इसके पास और क्या पावर्स हैं। यहाँ के जो ट्राइबल एरियाज है ना, वो ज्यादा सिक्योर है, यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ की जो एरियाज हैं वो ज़्यादा सिक्योर हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसकी चीज़ों में इन्फ्रिंजमेंट कम होता है। ठीक है, यानी कि आप वहाँ पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकते इनकी प्राइवेसी को, इनकी चीज़ों को। ओके ओके, ये जो है हाईएस्ट ट्राइबल जो बॉडी है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्राइबल रूलिंग बॉडी है। ठीक है, अगर यहाँ इससे ऊपर अगर कुछ है तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया कि सिक्स्थ शेड्यूल क्यों चाहिए। क्योंकि जो अभी स्टेटस मिला है उसको, जो हमने अभी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो पढ़ा, वो क्या है, वो स्टैट्यूटरी है। ठीक है, उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि एक्ट के थ्रू बना था, इसीलिए क्या है, वो स्टैट्यूटरी है। तो स्टैट्यूटरी चीज़ों में इजीली आप रिफॉर्म कर सकते हो, आपका जब मन चाहे जैसे चाहे वैसे रिफॉर्म कर सकते हो, बट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, अब जैसे मैंने ये दोनों चीज़ें पढ़ाई कि ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाया था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस से आपको शायद एक चीज़ याद आ रही होगी, वो होगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1992। ठीक है, आपको ये याद आ रहा है, आ रहा होगा, ये भी तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस से बात करता है, मतलब ये भी तो किसके बारे में है, ये भी तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर इसका क्या काम है, ये क्यों अलग है, क्या इसके कुछ प्रोविजंस ट्राइबल एरियाज में लागू होंगे, क्या इसके कुछ प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल में या सिक्स्थ शेड्यूल में कहीं अप्लाई किए जाएंगे, यानी कि डज ये जो है, मतलब ये जो अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं, अप्लाई
5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। 6th शेड्यूल में तो बिल्कुल नहीं होगा, और 5th में भी होगा तो कैसे होगा? पढ़ा है पैसा एक्ट 1996, पढ़ा होगा, ठीक है। पैसा एक्ट 1996 जो है वो इसके थ्रू यहाँ पे ये जो एरियाज हैं 5th शेड्यूल वाले, सिर्फ वहीं पे 73rd और 74th भी नहीं, 74th भी नहीं, मैं सिर्फ 73rd की ही बात करूंगी, क्योंकि आपको पता है 73rd बात करता है पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में, या फिर इसको रूरल गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 74th जो है ना वो अपने आप में बात करता है किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। अब ये दोनों अमेंडमेंट ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना समझो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 is about the पंचायत, ये दैट मीन्स के रूरल लोकल बॉडीज। वहीं पे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अबाउट म्युनिसिपैलिटीज, दैट मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रही हूँ तो क्या ट्राइबल एरियाज रूरल होंगे या अर्बन होंगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि क्या है, रूरल है, हम गाँव की बात कर रहे हैं, तो ये 74th तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, इसके प्रोविजंस तो अप्लाई नहीं होंगे, तो होंगे तो किसके होंगे? 73rd के अप्लाई होंगे, किसके होंगे? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे, वो भी कहाँ होंगे? सिर्फ और सिर्फ 5th शेड्यूल में। शायद अब आपको ना समझ आ रहा होगा कि 6th शेड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों लद्दाख बार बार उसकी डिमांड कर रहा है, क्योंकि आप सोचो ना कि इसके प्रोविजंस आप अप्लाई कर दे रहे हो, ठीक है, जबकि आप 6th शेड्यूल में नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, आपको एक चीज याद रखनी है, ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ठीक है। इसके लिए आपको एक एक्ट पढ़ना पड़ता है, दैट मीन्स पैसा एक्ट, ठीक है। पैसा एक्ट क्या कहता है? पंचायत एक्सटेंशन extensions to schedule areas, ठीक है, ओके। ये क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। ये जो एक्ट है 1996 वाला, ये अप्लाई होता है, मतलब आप अगर इसको पढ़ोगे इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि जो पंचायत के प्रोविजंस हैं जो कि हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, तो इसमें जब हम बात करते हैं इनकी, बेसिकली इनके पास पंचायत के पास यहाँ पे, हाँ मैं इसकी बात कर रही हूँ, 29 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वहीं 74th वाले में यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 18 सब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। और थोड़ा मैं इनके आर्टिकल्स भी बताना भूल गई, ये दोनों अमेंडमेंट्स जो हैं 243 से 243 जेड जी तक आते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम इनको पढ़ते हैं, ये इनके आर्टिकल्स हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी बता ही देती हूँ, ओके। या दैट मीन्स पंचायत का जो भी हम शेड्यूल में, जो भी पंचायत की चीजों में हम पढ़ रहे होते हैं, पंचायत के जो भी प्रोविजंस होते हैं उनका एक्सटेंशन कर रहे हैं कहाँ पे? शेड्यूल एरियाज में। सिंपल सी बात है, ट्राइबल एरियाज में आप क्या कर रहे हो? उनका एक्सटेंशन कर रहे हो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे एक बॉडी के थ्रू काम करते हैं और वो बॉडी है ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम सभा। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुझे पंचायत के कुछ प्रोविजंस को ट्राइबल एरियाज में अंडर 5th शेड्यूल अप्लाई करना है, दैट मीन्स कि मुझे उसके लिए एक बॉडी फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो जितने भी इसके जो भी इसके प्रोविजंस होंगे वो तभी अप्लाई होंगे जब ये यहाँ से क्या कर देगी, इसको अलाउ कर देगी। तो आप इसकी पावर समझ रहे हो कितनी है,
ठीक है, ये अलाउ करेगी तभी ये यहाँ से होगा। ओके, इसके अलावा ये जितना भी लैंड ट्रांसफर हो गया, आप देखोगे कि लैंड ट्रांसफर हो गया और फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट नॉट मेजर, याद रखिएगा हमेशा ट्रैप होता है ये, यूपीएससी एज अ ट्रैप यूज करता है, हमेशा क्वेश्चन में लिख देगा मेजर, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जबकि काम किस पे करता है, ये माइनर पे करता है। ठीक है, जैसे माइनर छोटी मोटे चीजें नहीं होते फॉरेस्ट में, उनके जो बेचने से रिलेटेड चीजें होते हैं उस पर बात करता है ये। ठीक है, तो ये जो बॉडी है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू हमारे जो एक्ट हैं, जो पंचायत में जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई हो सकते हैं ट्राइबल एरियाज पे, अगर ये बॉडी अलाउ करती है तो। और याद रखेगा ये जो पैसा एक्ट है ना, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, दिस इज पार्लियामेंट्री एक्ट। क्या है ये? पार्लियामेंट्री एक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले ये बताने की कोशिश की कि हिल काउंसिल एक्ट बनाए गए, उसके हिल काउंसिल एक्ट के अंडर जो है 7 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो गए, 32 तहसील्स बन गए लद्दाख में। लद्दाख के मैंने आपको 7 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया, हिल काउंसिल कहाँ कहाँ है वो भी बताया। और अब मैंने आपको इसके अलावा, जैसे वो 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि 6th शेड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट मीन्स लद्दाख के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों डिमांड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगर 6th शेड्यूल में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो ही रही है, तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी तो सेम चीज करते हैं, हम लाए भी तो इसीलिए थे इनको। तो फिर ये क्या होते हैं? और ऐसा जो इनके प्रोविजंस हैं, क्या फिर वो ट्राइबल एरियाज में भी लागू होंगे इनके प्रोविजंस? वो भी हमने बात कर ली कि डायरेक्टली नहीं होते, 6th शेड्यूल का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 5th शेड्यूल वाले एरियाज आएंगे, और वो भी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फॉर्म की जाती है जिसका नाम है ग्राम सभा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको एक मेजर और माइनर वाला ट्रैप भी बता दिया। तो ये था ओवरऑल हमारा टॉपिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने PYQs पे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें से कोई बनाया नहीं है खुद से, ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हुए हैं 2024, 23, 19, 20, 17, 11, 16, हर एक साल। ठीक है, कुछ ही मैंने मेंशन किए हैं बट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है अबाउट 5th शेड्यूल। ठीक है, पहला क्वेश्चन किसके बारे में है? 5th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, 6th शेड्यूल के बारे में बात कर रहा है, जो कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। The 5th schedule deals with the administration of scheduled areas in several states other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, AMTM। मैंने पढ़ाया कि 6th शेड्यूल क्या है, स्पेशली अबाउट असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये कह रहा है 5th शेड्यूल क्या है, इनको छोड़ के बाकी के जो हैं 10 स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 6th schedule provides for autonomous district councils with legislative, judicial and financial power। Of course, सबसे बड़ी बॉडी जो है, जो सबसे मेजर बॉडी है, वो यही है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। मैंने बताया इसके पास सबसे ज्यादा पावर होते हैं। जब हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे 5th और 6th शेड्यूल में, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे क्या होते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं, और यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं जिनके पास जुडिशियल पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड पावर होते हैं। तो हाईएस्ट बॉडी होती है ये, हाईएस्ट ट्राइबल बॉडी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गवर्नर है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द 5th शेड्यूल। ऑफ कोर्स ही बात है। मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज को क्या करते हैं, नोटिफाई करते हैं। बट इनका इनका जो देखभाल करने वाला, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, वो है हमारे गवर्नर। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट गवर्नर के थ्रू ही रिपोर्ट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो ऑब्वियस ही बात है, आपको अब आंसर पता चल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा है। ठीक है, बनाया नहीं है, 2022 में पूछा है। तो क्या पूछ रहा है कि द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ द शेड्यूल एरियाज। अभी मैं जो एक्सप्लेन की लाइन 2000, आप सोचो ना कि क्वेश्चन कैसे इंटरलिंक होते हैं। ठीक है, 2024 में गवर्नर वाली लाइन उठाई थी, बट 2022 में ऑलरेडी गवर्नर वाली लाइन पूछी हुई थी। अगर किसी ने ये क्वेश्चन, अगर किसी का गलत हुआ हो, अगर उसने ढंग से 2022 वाला क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो शायद गलत नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नर वाला ये लाइन अभी हमने पढ़ा, सही हो जाएगा। सच रेगुलेशंस में प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। क्या ये सही है? मतलब प्रोहिबिट कर सकता है, ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट है, सच रेगुलेशन रिक्वायर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट चलते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 9 की बात कर रहा है, ठीक है, पार्ट 9 की बात कर रहा है। ओके, पार्ट 9 जो है वो है अबाउट पंचायत, ठीक है, पंचायत। और पार्ट 9 का ए पार्ट है अबाउट म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। और पार्ट 9 का बी पार्ट है अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ओके, अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पंचायत हैज पावर टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, पार्ट 9 पंचायत, करेक्ट, ठीक है। उसके अलावा पंचायत रिसीव पावर्स ओनली थ्रू द स्टेट लेजिस्लेशन, करेक्ट है, ऑफ कोर्स, यस। ओके, नेक्स्ट, पैसा एक्ट के बारे में पूछा है, अभी बताया आपको 2016 में पूछा था। एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 रिलेटिंग टू पंचायत टू द शेड्यूल एरियाज, करता है कि नहीं करता है। दूसरा, क्रिएट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन द शेड्यूल एरियाज, पार्ट 9 की बात, सॉरी, पैसा एक्ट की बात कर रहा है, और पैसा एक्ट का काम क्या है वो ये पूछ रहा है, क्या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ये करता है, या 6th शेड्यूल में आपने पढ़ा था। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल में पढ़ा था। स्टैब्लिश ब्लेज कोड, ब्लेज कोड कहाँ से पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा ना, वो भी, ये ब्लेज कोड की बात करूं ट्राइबल एरिया में, ये भी एडी, ये जो एडीसी है ना हमारा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन्हीं का काम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला हमारा सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि पार्ट 9 जो है, यानी पंचायत के जो प्रोविजंस हैं, उनको अगर हमें शेड्यूल एरियाज में अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें पैसा एक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। ओके, अगेन पैसा एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, 2013 में पूछा है, ठीक है। सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है, सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा, कंसल्टेशन बिफोर लैंड एक्विजिशन, ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये देखो माइनर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में, ये 2013 का है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे ईयर याद नहीं, उसमें मेजर दे रखा था, ठीक है, तो ये ट्रैप रहते हैं। ओके, तो इसके आंसर क्या होंगे, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो यहाँ तक चलने के बाद, हाँ, ओके, मैंने 4 क्वेश्चन ही उठाए थे, 4-5, ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि टॉपिक कितना रेलेवेंट है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मैंने काफ़ी हद तक आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कभी भी करंट अफेयर में कोई एक टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस टॉपिक के सराउंडिंग की चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, और हमेशा यही होता है। यूपीएससी भी हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है, यूपीपीसीएस भी हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि कोई चीज़ करंट में चल रही थी, आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसके रेलेवेंट कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा कि आप ये पीवाईक्यूज जो है सॉल्व करो, और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।